हेलो, वेलकम टू संस्कार प्लस अकेडमी। जैसा कि आप लोगों को पता है, हमने 9th स्टैंडर्ड के चैप्टर नंबर 3 महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का करंट इलेक्ट्रिसिटी हमने चैप्टर स्टार्ट किया था। अभी तक अगर आपने हमारा फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो आप जल्दी से जाकर देख लीजिए, तो ही आपको सेकंड लेक्चर समझ में आने वाला क्या है यहाँ पे, क्योंकि हम इसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। तो जो हमने चैप्टर स्टार्ट किया था उसका नाम था करंट इलेक्ट्रिसिटी। अभी तक हमने इसके पहले वाले पार्ट में हमने दो फॉर्मूले देखे, I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी, और इसका जो यूनिट होता था ये हमारा फॉर्मूला है, और इसका यूनिट होता था I का यूनिट होता था चार्ज का यूनिट होता है कूलम, और टाइम का यूनिट होता था सेकेंड, कूलम अपॉन सेकेंड, और इसी को हम क्या बोल देते थे, एम्पियर। इसी को हमने बोला था एम्पियर, और एम्पियर को हम लोग लिखते हैं ए से, कूलम को लिखते हैं सी से, और सेकेंड को लिखते हैं एस से। तो अगर हम इनडायरेक्टली देखने जाए तो हमने देखा आई का यूनिट क्या होता है, आई का यूनिट क्या होगा एम्पियर, क्यू का यूनिट क्या होता है कूलम, और टाइम का यूनिट क्या होता है सेकेंड। मतलब एम्पियर इज इक्वल टू कूलम अपॉन सेकेंड। तो ना आपको इस फॉर्मूले से आपको एक क्वेश्चन पूछता है, व्हाट इज 1 एम्पियर। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चाहे स्टेट बोर्ड के हो चाहे सीबीएसई के हो, आप कहीं पे भी जाएंगे ना आपको ये क्वेश्चन जरूर पूछेगा कि व्हाट इज 1 एम्पियर। तो अगर मैं पूछूंगा यहाँ पे, अगर मैंने 1 लगा दिया तो ये हो गया 1 एम्पियर। अब 1 एम्पियर किसके बराबर होगा, 1 कूलम पर सेकंड के बराबर होगा। तो आप बोल सकते हो, कोई पूछेगा व्हाट इज 1 एम्पियर, तो आप बोल सकते हो या 1 कूलम ऑफ चार्ज, ऐसा लिख सकते हो 1 कूलम ऑफ charges flowing through conductor per unit time is called 1 एम्पियर। इसी को क्या बोलोगे आप, 1 एम्पियर बोलोगे। तो ये हमेशा याद रखना, if 1 coulomb of a charge flowing through the conductor per unit time, उसी को क्या बोलोगे आप, 1 एम्पियर बोलोगे। अब हमेशा याद रखना, ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाली है। अब अगला जो फॉर्मूला हमने पढ़ा था सेकंड नंबर पे हमने पोटेंशियल डिफरेंस के लिए देखा था, और पोटेंशियल डिफरेंस को हम V से लिखते हैं, और इसका फॉर्मूला बना था W अपॉन Q। और हमने जब इसका यूनिट निकाला था तो यूनिट आया था जूल अपॉन कूलम C, और जूल अपॉन कूलम को ही हमने बोला था वोल्ट। क्या बोला था, वोल्ट। तो अगर हम यहाँ से देखे जाए तो पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट हो गया वोल्ट, इज इक्वल टू, वोल्ट को हम V से लिखते हैं। थोड़ा सा आपको समझने के लिए, क्या V फॉर यहाँ पे वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस है, यहाँ पे V फॉर वोल्ट है। तो हम यूनिट के बारे में बात कर रहे हैं। तो अगर मुझे पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट लिखना है V, पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट होता है वोल्ट V, और W का यूनिट होता है J, और Q का यूनिट होता है C। अब यहाँ से भी एक क्वेश्चन पूछता है कि व्हाट इज 1 वोल्ट। क्या क्वेश्चन पूछ देगा, व्हाट इज 1 वोल्ट। ये समझना, आप फिर पूछ देगा व्हाट इज 1 वोल्ट। तो आपको समझना चाहिए 1 वोल्ट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 जूल पर कूलम। तो बोल सकते हो अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ऐसा 1 जूल of work is done to carry a charge from one place to another place is called 1 वोल्ट। इसी को क्या बोलोगे आप, 1 वोल्ट बोलोगे। तो 1 वोल्ट के लिए याद रखना, 1 जूल का अगर आपने काम किया है, 1 जूल का काम कर रहे हो, एक चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जाने के लिए, उसी को बोलते हैं आप 1 वोल्ट। और 1 एम्पियर किसको बोलोगे, इफ 1 कूलम ऑफ अ चार्ज
coulomb of a charge flowing through the conductor per unit time is called 1 एम्पियर। तो ये बेसिक सा दो क्वेश्चंस हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़ने वाले सारे बच्चों को ये पता रहना चाहिए कि व्हाट इज 1 एम्पियर एंड व्हाट इज 1 वोल्ट। इसके बाद का जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट होता है वो होता है ओम्स लॉ। तो जब भी आपको ओम्स लॉ सुनोगे तो आपको एक स्टेटमेंट याद होना चाहिए जो मैं अभी लिख के दे रहा हूं। उससे पहला स्टार्ट होना चाहिए इफ फिजिकल कंडीशन ऑफ कंडक्टर रिमेन्स अनचेंज्ड। क्या लिखा? इफ फिजिकल कंडीशन ऑफ कंडक्टर रिमेन्स अनचेंज्ड। फिजिकल कंडीशन मतलब क्या? आपको क्या लगता है कि फिजिकल कंडीशन मतलब क्या? अगर मैं आपको अगर ये पेन दिखा रहा हूँ, इसका फिजिकल कंडीशन क्या हो सकता है? इसका लेंथ हो सकता है, इसका एरिया हो सकता है, इसके अराउंड का टेम्परेचर हो सकता है, ह्यूमिडिटी हो सकता है। ये सब क्या है? फिजिकल कंडीशन है। तो जब भी आपको फिजिकल कंडीशन का बात बोलेगा तो आप याद रखना लेंथ हो सकता है, उसके उस कंडक्टर के लेंथ की बात कर रहे हैं, एरिया का बात कर रहा है, टेम्परेचर से रिलेटेड टर्म हो सकते हैं, और जो सबसे लास्ट है हो सकता है ह्यूमिडिटी। मुझे लगता है कि आपको ये चारों वर्ड्स जो मैंने लिखे हैं सबका मीनिंग पता है। अगर इसमें से आपको किसी एक वर्ड में भी डाउट है तो आप जल्द से जल्द कमेंट करिए सर मुझे इस वर्ड में डाउट है। तो आगे बढ़ते हैं। तो आधा स्टेटमेंट हो गया, इफ फिजिकल कंडीशन ऑफ कंडक्टर रिमेन्स अनचेंज्ड then then electric current flowing through the conductor is directly proportional to the potential difference across the conductor। तो क्या लिखा फिर से एक बार देख लेंगे कि इफ फिजिकल कंडीशन ऑफ कंडक्टर रिमेन्स अनचेंज्ड then electric current flowing through the conductor is directly proportional to the potential difference across the conductor। इसको अगर हम मैथमेटिकली अगर एक्सप्रेस करें, अगर इसको मैथमेटिकली लिखने का ट्राई करो तो ये बन जाएगा, इलेक्ट्रिक करंट को आपको पता है आई से लिखते हैं और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है? वी के हैं। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? वी के हैं। अब हमको पता है कि अगर हम इसको बोलते हैं प्रोपोर्शनैलिटी साइन, अगर इस प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हम हटाते हैं तो ये इसको इक्वल और किसी एक कांस्टेंट से रिप्लेस करना पड़ता है और ये बन गया वी। अब यहाँ से के को आप इस साइड लेके आओगे तो आई इंटू 1 अपॉन के, यहाँ पे मल्टीप्लाई में इस साइड आएगा तो डिवाइड में बन जाएगा, इज इक्वल टू वी। और इसी 1 अपॉन के को हियर 1 अपॉन के इज नथिंग बट आर, क्या मान लो आप? आर मान लो, और यहाँ पे हो जाएगा आई आर इज इक्वल टू वी। तो एक सिंपल सा एक फॉर्मूला हमारे को बन जाता है, वी इज इक्वल टू आई आर। तो ये स्टेटमेंट तो बहुत बड़ा है, बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये स्टेटमेंट याद नहीं रहता कि अगर कोई पूछेगा व्हाट इज ओम्स लॉ तो स्टेटमेंट नहीं याद रहेगा। लेकिन आपको एक चीज तो हमेशा याद रहना चाहिए, अगर कोई पूछा ओम्स लॉ क्या होता है, आपको फटाक से बोलना है वी इज इक्वल टू आई आर। क्या बोलना है आपको? वी इज इक्वल टू आई आर। अब यहाँ से आते हैं, हमें पता है ये वी क्या है, वी फॉर तो पोटेंशियल डिफरेंस है, वी है पोटेंशियल डिफरेंस, आई है इलेक्ट्रिक करंट। तो ये आर क्या है? ये आर को ही हम बोलते हैं रेजिस्टेंस। ये आर को ही क्या बोलते हैं हम लोग? रेजिस्टेंस, जो हमेशा क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है। हमेशा इसका वैल्यू क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। अब इसी फॉर्मूले से हमारे पास एक कंसेप्ट और आता है, फ्रॉम दिस फॉर्मूला वी कैन राइट आई इज इक्वल टू वी अपॉन आर। आई और वी में, आई और आर में क्या रिलेशन है इस फॉर्मूले से समझता है। तो अगर आपको कोई पूछेगा कि आई और आर क्या कैसे हैं तो बोलेगा आई एंड आर आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। कैसे होते हैं? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब मैं आपको बता देता हूँ, जरा समझना आप, कि अगर r का वैल्यू बढ़ेगा तो i का वैल्यू कम होगा,
अगर रेजिस्टेंस का वैल्यू कम होगा तो करंट का वैल्यू बढ़ेगा। इसको बोलते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल, मतलब एक बढ़ रहा था एक क्या होगा, कम होगा। तो आप हमेशा एक चीज याद रखना, अगर आप कभी भी रेजिस्टेंस अगर बढ़ाओगे तो करंट का वैल्यू कम होगा, अगर रेजिस्टेंस कम करोगे तो करंट ज्यादा फ्लो होगा। तो सर रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस तो आप बोल रहे हैं, लेकिन रेजिस्टेंस होता क्या है? तो रेजिस्टेंस क्या होता है? इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ एनी मटेरियल या एनी मेटल which opposes the flow of charge। ये किसी मटेरियल का या किसी मेटल का एक प्रॉपर्टी होता है, कौन? रेजिस्टेंस, जो क्या करता है? चार्जेस के फ्लो को अपोज करता है। जितना ज्यादा रेजिस्टेंस रहेगा उतना ज्यादा हीट क्रिएट होगा वायर में, उतना जल्दी वो वायर बर्स्ट होने के चांसेस रहेंगे, और जितना रेजिस्टेंस कम रहेगा उतना करंट ज्यादा फ्लो होगा। ये बेसिक सा हो गया ये। अब रेजिस्टेंस हो गया तो हमें पता है, हमने पढ़ा पोटेंशियल डिफरेंस का जो यूनिट होता है ये होता है वोल्ट। सेम हमने जो करंट पढ़ा इलेक्ट्रिक करंट, इसका यूनिट होता है एम्पियर, ये देखा हमने एम्पियर होता है। लेकिन बात जब बोल, अगर यहाँ पे कंडीशन आता है क्या, जाने दे, हम यहीं से लिख सकते हैं इसी फॉर्मूले से R इज इक्वल टू V अपॉन आई। क्या लिख दिया हमने? R इज इक्वल टू V अपॉन आई। अपने को रेजिस्टेंस पता चल गया क्या है, अपन रेजिस्टेंस का यूनिट निकाल रहे हैं। ये तो हो गया पहला रेजिस्टेंस का फॉर्मूला। अगर रेजिस्टेंस का फॉर्मूला आ गया तो हम रेजिस्टेंस का यूनिट भी लिख सकते हैं। हमें पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट पता है वोल्ट होता है, और आई का यूनिट क्या होता है? एम्पियर होता है। तो वोल्ट अपॉन एम्पियर, वोल्ट अपॉन एम्पियर को ही हम बोल देते हैं ओम। क्या बोल देते हैं? ओम। और इसको जो सिंबल होता है ये ऐसे होता है। तो कोई भी अगर आपको पूछेगा कि रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, यू शुड आंसर द यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज ओम्स। अब ना आपको मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा चीजें बता देता हूँ जो आपके बुक्स में नहीं मेंशन की है, ना ही स्टेट बोर्ड में ना ही सीबीएसई बोर्ड में। वहाँ पे एक कंसेप्ट है कि सर हम जब ओम्स लॉ को मैथमेटिकली लिख रहे थे तो यहाँ पे हमने लिखा था I इज इक्वल टू के अपॉन वी। तो ये के का वैल्यू क्या है सर? ये के का वैल्यू क्या है? तो यहाँ पे हम ना, यहाँ से देख लेना आप, हियर के को बोला जाता है कंडक्टेंस। क्या बोल रहे हैं हम लोग? कंडक्टेंस बोल रहे हैं। अब ये कंडक्टेंस क्या होता है? तो इसका डेफिनेशन देख लेना कंडक्टेंस का, कि इट इज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल होता है, मतलब इसको अगर मुझे लिखना रहेगा तो मैं लिख सकता हूँ के इज इक्वल टू 1 अपॉन आर। ये क्या हो गया? फॉर्मूला हो गया। किसका फॉर्मूला हो गया? कंडक्टेंस का। और अपने को पता है आर का वैल्यू क्या होता है? आर का अपॉन वी अपॉन आई होता है। देयरफॉर के का वैल्यू क्या हो जाएगा? 1 अपॉन वी अपॉन आई। यही बन जाएगा आई अपॉन वी। मतलब कंडक्टेंस का फॉर्मूला क्या आ गया? आई अपॉन वी। मतलब कंडक्टेंस क्या है? आई के ऊपर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यहाँ पे रेजिस्टेंस कैसा था? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। यहाँ पे कंडक्टेंस करंट के कैसा है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। मतलब आई बढ़ेगा तो के भी बढ़ेगा, आई कम होगा तो के का वैल्यू भी क्या होगा? कम होगा। अगर अपने पास फॉर्मूला आ गया तो हम क्या लिख सकते हैं? यूनिट, कंडक्टेंस का यूनिट। कंडक्टेंस के यूनिट के लिए अगर फॉर्मूला रेसिप्रोकल है तो यूनिट भी क्या होगा? रेसिप्रोकल। तो इसका यूनिट बन जाता है MHO। जस्ट रेजिस्टेंस का उल्टा MHO, मो बन गया, और इसका जो सिंबल रहेगा ये बनता है ऐसा। तो याद रखना कंडक्टेंस का यूनिट क्या होता है? मो। कंडक्टेंस का एक यूनिट और होता है, क्या अगर आपने सुना है? कोई भी अगर ये वीडियो देख रहे हैं, अगर आपको पता है कंडक्टेंस का यूनिट दूसरा क्या होता है तो आप जल्द से जल्द कमेंट कर दीजिए इसका आंसर। अभी तक हमने जो भी चीजें बताई हैं, आई होप आप ये चीजें समझ रही हैं। ये बेसिक से 2 क्वेश्चन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने इन दोनों क्वेश्चन के आंसर अगर बता दिए किसी के सामने, तो वो सामने वालों के मन में आपका इंप्रेशन बहुत ढांसू बैठेगा। तो आपको ये आंसर्स पता रहने चाहिए कि व्हाट इज 1 एम्पियर एंड व्हाट इज 1 वोल्ट। अब इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन, हमने इसके पहले एक सर्किट बनाया था। उस सर्किट में हमने पोटेंशियल डिफरेंस लगाया था। जैसे आप देखोगे कि मैं यहाँ पे अगर बल्ब लगा दिया मैंने और ये स्विच लगा दिया, मैं अभी इसका मीनिंग बताता हूँ आपको आगे क्या है। जैसे ये मेरा सर्किट है, हमने इसके पहले एक सर्किट देखा था जिसमें ये बनाया था।
तो ना एक क्वेश्चन और पूछता है, विच डिवाइस इन द इलेक्ट्रिकल सर्किट मेंटेन्स द पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करने का काम कौन करता है? तो याद रखना, बैटरी और सेल मेंटेन द पोटेंशियल डिफरेंस इन द इलेक्ट्रिकल सर्किट। इलेक्ट्रिकल सर्किट के अंदर बैटरी और सेल ही एक ऐसे दो कंपोनेंट्स होते हैं जो क्या करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करके रखते हैं। तो हम अगर एक बड़ा लाइन और एक छोटा लाइन बना रहे हैं, इसी को बोला जाता है सेल। इसी को क्या बोलते हैं? सेल। और ये सेल मतलब होता है सोर्स ऑफ एनर्जी। क्या बोलते हैं इसको? सोर्स ऑफ एनर्जी और इलेक्ट्रॉन। कोई कोई इलेक्ट्रॉन बोलता है, कोई कोई एनर्जी बोलता है। जब भी आप ऐसा लाइन, एक बड़ा लाइन एक छोटा लाइन देखेंगे, उसको क्या बोलते हैं? सेल। जो बड़ा वाला लाइन रहेगा वो प्लस रहेगा, जो छोटा वाला लाइन रहेगा वो माइनस रहेगा। इसके बाद बैटरी क्या होता है? तो बैटरी में एक बड़ा लाइन एक छोटा, मतलब एक से ज्यादा सेल रहेंगे, एक से ज्यादा सेल रहेंगे, यही क्या बन जाता है? बैटरी। तो अगर कोई पूछेगा बैटरी क्या होता है, तो बोलने का कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। कॉम्बिनेशन ऑफ सेल को क्या बोलते हैं आप? बैटरी बोलते हैं। क्लियर है क्या? तो आप ये दो चीजें बहुत अच्छे से पता रहना चाहिए, प्लस और माइनस। बड़ा वाला लाइन प्लस होता है, छोटा वाला लाइन माइनस होता है। तो आई होप अभी तक आपको समझ में आ गई है हमने क्या क्या चीजें डिलीवर की यहाँ पे। हम नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट पार्ट में हम पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है और रेजिस्टेंस किन किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड रहता है। आप जल्दी से आप इसको देखिए, समझिए। अगर आप इसको कॉपी बना के, कॉपी करके नोट्स बनाएंगे अपनी तरह से, तो और भी अच्छा रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।